हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल द रैशनल इकोनॉमिक्स क्लास 12 बिजनेस स्टडी का पहला चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। क्लास 11 में हमने बिजनेस स्टडी में देखा कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के अलग अलग टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन से बिजनेस के साथ रिस्क एसोसिएटेड होते हैं और भी बहुत सारी चीजें। पर क्या आपको पता है कि बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है और वही बिजनेस मैनेजमेंट हमने क्लास 12 की बिजनेस स्टडी में पूरा डिटेल में समझना है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम चैप्टर 1 का पार्ट 1 शुरू करते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके साथ मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए ना एक अच्छी मैनेजमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप करोड़ों रुपया लगा दो किसी भी बिजनेस में, बट अगर उस बिजनेस का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो 100% आपका बिजनेस एक फेलियर होगा और आपको लॉस होगा उस बिजनेस में। पर अगर आप पैसा कम लगा रहे हो बट बिजनेस में मैनेजमेंट अच्छा कर रहे हो तो आपका बिजनेस आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देके जाएगा, ग्रोथ भी बहुत अच्छी देगा और आपका लाइफस्टाइल भी वो बिजनेस क्या कर सकता है, कंप्लीटली चेंज कर सकता है। और हमने इसी बेसिस पे एक एग्जांपल को समझना कि एक अच्छी मैनेजमेंट किस तरह से एक छोटे से आउटलेट को एक ग्लोबल फास्ट फूड जॉइंट में कन्वर्ट कर देती है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मैकडॉनल्ड्स। मैकडॉनल्ड्स की जो स्टार्टिंग हुई थी वो मैकडॉनल्ड ब्रदर ने की थी। बहुत ही अच्छा एक सेटअप इन्होंने यूएस में सेटअप किया था, बहुत ही प्यारा सेटअप था, बहुत ही एफिशिएंट सेटअप था, बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे थे, प्रॉफिट भी कमा रहे थे। अब ऑब्वियस है ना यार, जब भी कोई बिजनेस अच्छा ग्रो करता है तो ध्यान में आता है कि यार हमने ना इसकी ग्रोथ करनी है। अब ग्रोथ करने के लिए इन्होंने मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजीज देनी शुरू की। तो रेस्टोरेंट के केस में आपको ध्यान में होगा कि आप फ्रेंचाइजीज वगैरह बेच के काफी ज्यादा ग्रोथ जो है वो मिल सकती है। तो इन्होंने फ्रेंचाइजीज देना शुरू किया। इन्होंने 4-5 फ्रेंचाइजीज दी बट इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई। हम तो कहते हैं कि मैकडॉनल्ड जो है वो ग्लोबल फास्ट फूड जायंट बन गया। तो सक्सेसफुल क्यों नहीं हुई? बिकॉज इतनी ज्यादा अच्छी मैनेजमेंट नहीं हुई। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि एक अच्छी मैनेजमेंट किसी भी बिजनेस की बहुत बड़ी जो ग्रोथ है वो कर सकती है। पर ऐसा क्या हुआ कि मैकडॉनल्ड्स एकदम से ग्लोबल सक्सेस जो है वो बना बाद में। अब इसका जो क्रेडिट है वो मैकडॉनल्ड ब्रदर से ज्यादा किसको मिलता है? रे क्रॉक को मिलता है। रे क्रॉक की अगर मैं बात करूं, ही इज रे क्रॉक। रे क्रॉक की अगर मैं बात करूं तो ये भाई बंदा ओनर नहीं था मैकडॉनल्ड्स का स्टार्टिंग में, ये सेल्समैन था, मिक्सर ग्राइंडर बेचता था और एक बहुत ही तगड़े लेवल की स्ट्रगल कर रहा था बंदा ये। बट फिर भी देखो इसने ग्लोबल जायंट बना दिया मैकडॉनल्ड्स को। अब क्या चल रहा था भाई, मिक्सर ग्राइंडर बेचते बेचते एक दिन ये मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट पे गए कि चलो यार मैं अपने मिक्सर ग्राइंडर बेच देता हूं। वहां पे बेचते बेचते क्या हुआ, भूख लगी। अब भूख लगी, इन्होंने बर्गर का ऑर्डर किया। विद इन 5 सेकंड इनको बर्गर मिल गया। विद इन 5 सेकंड। इसको लगा ठंडा होगा, इसने ट्राई किया तो भाई इतना टेस्टी बर्गर। एंड ही वाज सो सरप्राइज्ड कि यार इतनी क्विकली कोई आउटलेट, अभी तक ऐसा नहीं हुआ था कि इतनी क्विकली कोई आउटलेट जो है वो फूड प्रोवाइड कर दे, और इन्होंने इतनी जल्दी आउटलेट ने फूड जो है वो प्रोवाइड कर दिया। लाइन बहुत लंबी लगी हुई है, लोग आ रहे हैं, जस्ट विद इन 5 सेकंड ऑर्डर ले रहे हैं और जा रहे हैं। एंड ही वाज सरप्राइज। ये कहता अब तो ओनर को मिलना ही है। ये मैकडॉनल्ड ब्रदर्स को मिला। मैकडॉनल्ड ब्रदर ने इसको दिखाया अपना स्पीडी किचन सिस्टम। ना स्पीडी किचन सिस्टम में क्या था, इन्होंने मैकडॉनल्ड ब्रदर्स ने अपने आउटलेट के अंदर एक ऐसा सिस्टम, अपने किचन के अंदर एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया होता जिसमें ये जो ऑर्डर थे बहुत क्विकली क्या करते थे, प्रोड्यूस करते थे और जो लोग थे उनको बहुत जल्दी इनके ऑर्डर जो थे मिल जाते थे। एंड भाई बंदा बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ, बहुत ज्यादा खुश हुआ। बंदा विजनरी था, इसको पता था मेरे को ग्रोथ करना ही करना है अपनी लाइफ में। तो इसने पिच किया मैकडॉनल्ड ब्रदर को कि यार क्यों ना हम फ्रेंचाइजीज स्टार्ट करें इसकी। तो वो कहते क्या हमने ट्राई नहीं किया होगा? कहते हमने ट्राई किया बट हम सक्सेसफुल नहीं हुए। कहता कोई बात नहीं, हम इसको सक्सेसफुल बनाएंगे। तो चलो पार्टनरशिप हुआ आपस में। स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत ही खिटपिट होती है, पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में खिटपिट होती है। अब रे क्रॉक अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था, इसका विजन बहुत ज्यादा बड़ा था, कोई ना कोई दिक्कत जो थी वो आ ही रही थी। तो 1961 में रे क्रॉक ने मैकडॉनल्ड्स के ओनरशिप राइट्स जो है वो ले लिए। अब ओनरशिप राइट्स लेने के बाद ऐसा क्या किया कि मैकडॉनल्ड एक बहुत बड़ी सक्सेसफुल कंपनी जो वो बन गया पूरी दुनिया में। इन्होंने धड़ाधड़ फ्रेंचाइजीज बेची। अब फ्रेंचाइजीज बेचने के टाइम पे इन्होंने एक चीज देखी, इन्होंने एक हैमबर्गर यूनिवर्सिटी नाम से यूनिवर्सिटी का सेटअप किया। ये क्यों किया? बिकॉज जितनी ही फ्रेंचाइजीज बेच रहे थे उसमें सिस्टम चाहते थे एक स्टैंडर्डाइज ऑपरेशन का, मतलब सेम तरह का ऑपरेशन जो है वो चलने चाहिए, किसी में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए, मतलब पैटर्न जो है वो सेम होना चाहिए। रिगरस क्वालिटी कंट्रोल पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया कि जो फूड की क्वालिटी है बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, खराब क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर खराब क्वालिटी होगी अल्टीमेटली हम कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो नहीं जीत सकते। हमें कस्टमर का ट्रस्ट जो है वो जीतना है।
ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हाई लेवल पे प्रोवाइड की गई, बहुत ज्यादा स्टाफ को ट्रेन किया गया। बिकॉज देखो बिजनेस ना क्या होता है, बिजनेस एक डायनामिक चीज है, बिजनेस में क्या होता है चीजें चेंज होती रहती है और स्टाफ को भी हमें उसी तरह से जो प्रिपेयर है वो करना पड़ता है। तो इन्होंने उस तरह की कंसिस्टेंसी बनाने के लिए, हर फ्रेंचाइजीज को एफिशिएंट बनाने के लिए अपने स्टाफ को रेगुलरली ट्रेनिंग दिया। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो की गई, राइट बंदों को काम पे लगाया गया। और रेक रॉक का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था, इसको टाइमली राइट पर्सन जो है वो मिलते रहे, जो कि बहुत ज्यादा बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करते रहे। साथ ही साथ एक बहुत ही तगड़े लेवल की जो ब्रांड आइडेंटिटी थी वो बना दी, और इनके सप्लायर्स के साथ भी रिलेशनशिप जो थे बहुत ज्यादा अच्छे थे। और साथ साथ आप एक चीज नोटिस करो, इन्होंने जिस भी कंट्री में अपना आउटलेट सेटअप किया, उस कंट्री के लोकल टेस्ट के अकॉर्डिंगली इन्होंने अपना मेन्यू प्रिपेयर किया। इंडिया का एग्जांपल आप देख लो, इंडिया में काफी ऐसी चीजें जो है वो इंडिया के लोकल टेस्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, और किसी कंट्री में देख लो वहां के लोकल टेस्ट के अकॉर्डिंगली वहां पे चीजें प्रोवाइड की गई, ताकि लोकल लोगों का विश्वास इस फ्रेंचाइजी मतलब बिजनेस पे, मैकडॉनल्ड्स पे बहुत ज्यादा बन जाए। और आज के टाइम पे आपको पता है कि मैकडॉनल्ड्स कितना बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस है। साथ साथ रेक रॉक ने रोनाल्ड मैकडॉनल्ड इसका इन्वेंशन कर दिया। भाई मतलब बच्चे तो इसको देख के इतना ज्यादा क्रेजी हो जाते थे, बच्चों को क्या होता था कि यार मेरे को फोटो करानी है इससे। एक फैमिली पूरा फैमिली एनवायरनमेंट जो है वो मैकडॉनल्ड्स में प्रोवाइड किया गया, और इसी वजह से मैकडॉनल्ड्स सक्सेसफुल बना। और एक चीज और, कोई अच्छा जो मैनेजर होता है ना, वो पुरानी अच्छी चीजों को छोड़ता नहीं है। इन्होंने ये जो स्पीडी किचन सिस्टम था मैकडॉनल्ड ब्रदर का, इसको भी कंटिन्यू किया। और आपको ध्यान में है कि जो टेक अवे सिस्टम है, आप कितनी जल्दी इनसे ऑर्डर जो है वो ले लेते हो, तो वो स्पीडी किचन सिस्टम वाला पैटर्न अभी भी चल रहा है, बट उसको और ज्यादा अच्छे तरीके से इन्होंने क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया। दुनिया की जितनी बड़ी कंपनीज देख लो, Amazon देख लो, या फिर आप रिलायंस देख लो, टाटा देख लो, उसके बाद आप अडानी एंटरप्राइजेस देख लो, टेस्ला देख लो, स्पेस एक्स देख लो, और भी कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है। ये बड़ी बड़ी कंपनीज अच्छी मैनेजमेंट की वजह से ही बड़ी बनी है। अब इतनी बारी हो गया कि मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट है क्या, मैनेजमेंट के बारे में समझते हैं। देखो, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये तो हो गया इसका डेफिनेशन। 3 पॉइंट्स आए हमारे पास, प्रोसेस, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इसको समझते हैं। प्रोसेस क्या है? मैनेजमेंट में ना सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं। अब ये एक काम नहीं है मैनेजमेंट में करने वाला, मैनेजमेंट में मल्टीपल काम होते हैं, जिसमें हमने मैनेजमेंट के अलग अलग फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करने होते हैं। ये अलग अलग फंक्शंस कौन से होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये अलग अलग फंक्शंस हमें फॉलो करने होते हैं, ये सीक्वेंस में होते हैं, और इसके अलग अलग चैप्टर्स हमारे पास बने हुए हैं, तो हमें चैप्टर्स को बाद में समझना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज कि सही टाइम पे सही चीजों को करना, थिंग्स डन। इफेक्टिवनेस, इट इज कंसर्न्ड विद डूइंग द राइट टास्क, सही टास्क को करना, गलत टास्क को नहीं करना। कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स, आपने जितने भी बिजनेस के गोल्स हैं उनको अचीव करना सही तरीके से, मतलब सही टास्क करके। देन एफिशिएंसी, इट रेफर्स टू डू द टास्क इन अ राइट वे। अब इफेक्टिवनेस में राइट टास्क मतलब जो चीज आपको कही गई है उसको करो, और एफिशिएंसी में इन अ राइट वे। इन अ राइट वे का मतलब है आप बचत करो अपने बिजनेस की, आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखना है, आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है रिसोर्सेज का, बिकॉज रिसोर्सेज जो है वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। इसको और डिटेल में समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। इफेक्टिवनेस का मीनिंग देखते हैं। नाउ इट रेफर्स टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम नो मैटर व्हाट द कॉस्ट इज। आपको टास्क को कंप्लीट करना है, चाहे कॉस्ट जो है वो जितनी मर्जी आते रहे, कॉस्ट का ध्यान में नहीं रखना। वेयर एज एफिशिएंसी के केस में क्या है, आपको टास्क तो चलो कंप्लीट करना ही करना है, बट ध्यान में क्या रखना है, आपको कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, कम से कम कॉस्ट करनी है, कॉस्ट इफेक्टिव डिसीजंस लेने हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अचीव एंड रिजल्ट। आपको तो एंड रिजल्ट चाहिए, दैट मीन्स कंप्लीशन ऑफ टास्क। जो आपका टास्क है वो कंप्लीट होना चाहिए, दैट इज इट। अब इसमें एफिशिएंसी में आपने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी देखने हैं साथ में, कि आपकी कॉस्ट कम से कम हो पा रही है या नहीं हो पा रही। मेन कंसिडरेशन क्या है? डूइंग द राइट टास्क, बट हियर मेन कंसिडरेशन इज डूइंग द राइट टास्क इन अ राइट वे। सही तरीके से करो उस टास्क को, काम सही करो, बट उसका तरीका भी सही होना चाहिए ताकि आपकी बचत हो सके। एक एग्जांपल से देखते हैं। एक फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है और उसको टिम्बर चाहिए फर्नीचर बनाने के लिए,
तो बंदे को लगा दिया काम पे कि पेड़ काट के आ, लक्कड़ दे हमें, और हमें जो फर्नीचर है वो बनाना है। ये बंदा चला गया पेड़ काटने के लिए, कहता काम कंप्लीट करके दे दूंगा, बट लेके क्या गया आप एक चीज देखो, मैनुअल आरी लेके गया। अब इस आरी से लगा रहेगा, पेड़ छोटा तो होता नहीं, पेड़ तो काफी बड़े 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 पेड़ काटेंगे, छोटे छोटे पेड़ थोड़ा काटेंगे फर्नीचर बनाने के लिए। तो लगा हुआ है आराम से, धीरे 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 धीरे, कितना टाइम लगेगा, काफी टाइम लग जाएगा। ये बंदा कहता मैं काम कंप्लीट कर दूंगा, दैट मीन्स कंप्लीट द टास्क नो मैटर व्हाट द कॉस्ट इज। ये टास्क को कंप्लीट कर देगा, बट ये एफिशिएंट नहीं है। क्यों एफिशिएंट नहीं है? बिकॉज यहां पे जो कॉस्ट है काम की बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एक चीज यहां पे देखते हैं। अब इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हो, ये पर्सन जो है अब क्या कहता है कि चलो मैं ना जो इलेक्ट्रिक आ रही है वो ले आता हूं, ले आया। अब इससे कितनी जल्दी कट जाएगा पेड़? 5 मिनट, 10 मिनट, हद से हद 20 मिनट लग जाएंगे, इससे ज्यादा तो टाइम लगने से रहा। ठीक है, पर ये पर्सन जो है वो सही पेड़ नहीं काट रहा, इस पेड़ को काटना ही नहीं था, इस पेड़ का फर्नीचर जो है वो नहीं बनना था, पेड़ सही नहीं है ये। तो ये बंदा एफिशिएंट जरूर हुआ, मतलब ये राइट वे में टास्क को कर रहा है, इसका तरीका सही है, कॉस्ट बचा रहा है, बट इज ही डूइंग राइट टास्क? आंसर इज नो। तो इफेक्टिव कहां से हो गया? इफेक्टिव तो तभी होगा ना जब ये टास्क कंप्लीट करेगा जो सही वाला टास्क है, जैसे कि हमने इसमें देखा था डूइंग द राइट टास्क। तो ये जो टास्क हमारा क्या कर रहा है? गलत कर रहा है। थर्ड देखते हैं। अब इस पिक्चर में क्या हो रहा है? ये पर्सन इलेक्ट्रिक आरी लेके जा रहा है और सही पेड़ भी काट रहा है, तो ही इज इफेक्टिव, बंदा काम भी सही कर रहा है, एफिशिएंट, कॉस्ट बेनिफिट भी देख रहा है। तो इस चीज से हमें पता लग जाता है कि इफेक्टिव और एफिशिएंट जो है हमारा क्या होता है। समझ लगे एग्जांपल से? बट हाँ, प्लांट मोर ट्रीज, इट इज डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर द एनवायरमेंट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फीचर्स। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या होता है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। तो मैनेजमेंट में क्या होता है? इट विल बी यूनाइटिंग द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग द कॉमन गोल। बिजनेस का ना एक कॉमन गोल होता है, उस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए सभी इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को लगाया जाता है, और इंडिविजुअल्स भी उस एफर्ट्स में लग जाते हैं टू मेक श्योर कि वो एंड गोल जो है वो अचीव हो जाए। फॉर एग्जाम्पल एक ना बैंक का एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से मान लो HDFC का एग्जाम्पल ले लिया। तो HDFC का एक ब्रांच है, मान लो किसी भी मान लो सिटी में है, दिल्ली में है। तो दिल्ली के एक ब्रांच में जो ब्रांच मैनेजर है उसने अपनी टीम को कहा कि आज ना हमें FDs ओपन करनी है अपने क्लाइंट्स की। अब यार ब्रांच में एक पर्सन तो नहीं होगा, काफी सारे लोगों के काम करने के लिए। अब काफी सारे लोगों को काम क्या मिल गया? FD ओपन करनी है। तो व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशनल गोल फॉर दैट पर्टिकुलर डे? कि यार मेरे को ना अपने कस्टमर्स की मैक्सिमम FDs को जो है वो ओपन करना है, FD का ड्राइव चल गया। इसी तरह मान लो बैंक ने कह दिया आज हमें सेविंग अकाउंट ओपन करना है, आज हमें पॉलिसीज बेचनी है। उस तरह से जो काम है वो चल पड़ा। तो द ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है वो किसके साथ कोरिलेट कर गया, कंबाइन कर गया? इंडिविजुअल गोल के साथ। इंडिविजुअल्स का मेजर गोल क्या होता है? उनको सैलरी अच्छी मिलनी चाहिए, उनका जो प्रमोशन है वो होना चाहिए। अब प्रमोशन सैलरी कब मिलेगा? जब वो ग्रुप के गोल्स को, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को क्या करेंगे? अचीव करेंगे। समझ गए? उन एफर्ट्स को एक जगह पे लगाना टू अचीव द कॉमन गोल्स। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर ये FDs ओपन होंगी, अगर ये पॉलिसीज बेची जाएंगी, तो HDFC बैंक विल ग्रो होगा, तो अल्टीमेटली इंडिविजुअल्स का ग्रोथ भी जो है वो देखने को मिलेगा। नाउ मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है कि मैनेजरियल एक्टिविटीज जितनी भी है ना वो हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर डिपार्टमेंट में, हर लेवल पे जो है परफॉर्म की जाती है। परवेसिव मतलब इट इज कंप्लीटली यूनिवर्सल, हर जगह पे आप यूज करोगे मैनेजमेंट को। आप किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, वहां पे भी मैनेजमेंट मिलेगी। स्कूल में चले जाओ, वहां पे भी मैनेजमेंट मिलेगी। वेडिंग प्लानिंग देख लो, वहां पे मैनेजमेंट मिलेगी। आप स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन देख लो, वहां पे भी मैनेजमेंट मिलेगी। बिजनेस में चले जाओ, वहां पे भी मैनेजमेंट मिलेगी। हर जगह पे आपको मैनेजमेंट जो वो देखने को मिलेगी, हर डिपार्टमेंट्स में मैनेजमेंट जो होती है। अब हॉस्पिटल का एग्जांपल देखते हैं यार, हॉस्पिटल में किस तरह से मैनेजमेंट होती है। अब एक चीज देखो, हॉस्पिटल में मैनेजमेंट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि यार कौन कौन से डॉक्टर्स को हमने अपॉइंट करना है, कौन कौन से ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करेंगे, रिसेप्शन एरिया कहाँ पे होगा, देन पैसे कटवाने वाला एरिया कहाँ पे होगा, जो पेशेंट के साथ विजिटर्स आए हैं उनके बैठने वाला एरिया कहाँ पे होगा, क्या जो हॉस्पिटल है वहां पे कोई कैंटीन का प्रोविजन होगा या नहीं होगा, ताकि जो विजिटर्स हैं वो कुछ खा सके, रूम्स किस तरह से होंगे। तो ये सभी जो है वो मैनेजमेंट में आ जाता है।
राइट। नेक्स्ट वन देखते हैं, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। जो मैनेजमेंट है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। तो मैनेजमेंट डज नॉट मीन वन सिंगल एक्टिविटी, बट इसमें तीन मेन एक्टिविटीज आती है। पहला आता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दूसरा आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, और तीसरा आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। एक स्कूल के एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना मैनेजमेंट परवेसिव है। परवेसिव का मतलब होता है कि मैनेजमेंट हर जगह पे एप्लीकेबल होगी। अब मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या होगा, स्कूल में मेजर काम क्या होता है, पढ़ाने का, स्टडी, टीचिंग। तो वर्क में क्या आएगा, टीचर्स अपने नोट्स बनाएंगे, लेसन प्लान्स बनाएंगे, अपनी डायरीज कंप्लीट करेंगे, स्टूडेंट्स को काम देंगे, स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक्स कंप्लीट करेंगे। तो वो सारा किस में आ जाएगा, मैनेजमेंट ऑफ वर्क में आ जाएगा। अब इसको एक आईटी कंपनी के साथ भी देखते हैं, इन्फोसिस का एग्जांपल देखते हैं। इन्फोसिस में व्हाट विल बी द वर्क, क्या वर्क होगा इन्फोसिस में, टू प्रोवाइड टेक्निकल सर्विसेज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जितने भी उनके पास जो क्लाइंट्स हैं उनको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। स्कूल में कौन कौन से लोगों का मैनेजमेंट करना है भाई, टीचर्स का मैनेजमेंट करना है, स्टूडेंट्स का मैनेजमेंट करना है, नॉन टीचिंग स्टाफ का मैनेजमेंट करना है। तो ये सभी का मैनेजमेंट जो वो किया जाता है, और हाईली स्किल्ड पर्सन जो वो अपॉइंट किए जाते हैं। सेम अगर टेक्निकल फर्म का देखे, बिजनेस का देखे, उसमें भी इन्फोसिस क्या करेगा, हाईली स्किल्ड पर्सनल को रखेगा काम पे, या फिर लो स्किल बंदों को काम पे रखेगा, 100% हाईली स्किल्ड पर्सन को काम पे रखेगा। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, किस तरह से ऑपरेशंस किए जाते हैं, स्कूल का एग्जांपल देखते हैं। तो स्कूल में टाइम टेबल प्रिपेयर किया जाता है, स्कूल में कैलेंडर बनता है, ओके, स्कूल में नोटिस जाते हैं, सारे इंफॉर्मेशन जो है वो किसी ना किसी मीडियम से जाती है। तो दिस इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अब इन्फोसिस में मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कैसे होगा, ये बहुत ही हाईली जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, बिकॉज इनको पता है कि अगर हाईली एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज करेंगे तो इनका कॉस्ट जो है बच सकता है, और इनके क्लाइंट्स जो है अल्टीमेटली हैप्पी होंगे। सो मैनेजमेंट इज नॉट अ सिंगल वर्क, इट इज अ मल्टी डायमेंशनल टास्क। यहां तक क्लियर हो गया होगा शायद आपको। नेक्स्ट समझते हैं, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो मैनेजमेंट ना कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इट इज अ नेवर एंडिंग फंक्शन। जितने भी फंक्शंस है मैनेजमेंट के वो कंटिन्यूसली परफॉर्म होते हैं। अगर मान लो सपोज कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, बैंड बाजा बारात नाम से एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि शादियां करवाती है, पार्टीज करवाती है। अब उनके लिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग लगातार जो है वो चलती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो सपोज एक जो बैंड बाजा बारात नाम की कंपनी है, इन्होंने एक शादी ऑर्गेनाइज करवानी है। इनको एक मतलब फंक्शन आ गया जिसको कहते हैं कि ऑर्डर आ गया इनको कि आपने ये काम करना है इवेंट का, फाइन। अब इन्होंने प्लान क्या करना है, सबसे पहले कि बजट कितना है बताओ, कौन सी लोकेशन में कराना है। तो सबसे पहले तो यही प्लानिंग होगी ना, बजट पूछेंगे ना सबसे पहले कि आपका बजट कितना है, उस हिसाब से देखेंगे क्या क्या चीजें हो सकती हैं। फिर बताएंगे अपने क्लाइंट को कि आप इस रिजॉर्ट में जा सकते हो, इस रिजॉर्ट में जा सकते हो, कहीं पे भी जाया जा सकता है। फिर ऑर्गेनाइजिंग होगी अलग अलग कामों की कि क्या क्या चीजें आपने करवानी है, आपने डिशेस कितनी करवानी है, हर चीज होगी। स्टाफिंग, जो पर्सनल है उनको रिक्वायर्ड पर्सनल है, जैसे डेकोरेशन वालों को बुलाया जाएगा कि आप डेकोरेशन कर लो, डीजे वाले को बुलाया जाएगा तो डीजे कर, कोरियोग्राफर को बुलाया जाएगा कि तू डांस की प्रिपरेशन करवा दे। और भी बहुत सारे काम है यार, वेटर्स को अपॉइंट किया जाएगा, देन लेबर को अपॉइंट किया जाएगा, देयर आर मेनी थिंग्स। फिर उनको डायरेक्ट किया जाएगा। अब डायरेक्शन किस लिए होगा कि आपको डायरेक्ट किया जाता है कि आपने अपने कामों को ढंग से करना है टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। नाउ व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कि यार आपका जो वेडिंग है वो बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, आपको जो इवेंट मैनेजमेंट है बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। एंड फाइनली कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम सभी स्टेप्स कर रहे हैं और बाद में देख नहीं रहे कि चीजें सही से हो रही है नहीं हो रही, कई बार दिक्कत हो जाती है ना विद इन द इवेंट, क्या प्लेट्स कम होगी तो भाई प्लानर को अरेंजमेंट साथ साथ करना पड़ेगा कि मेरे को अरेंजमेंट कर दूंगा मैं साथ साथ ही। तो इसी तरह से देखा जाए तो मैनेजमेंट जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी ये नेवर एंडिंग चीज है, ये चलता रहेगा। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट जो है वो कभी भी एक पर्सन का काम नहीं होता। एक पर्सन मिलके क्या करता है, ग्रुप बनाता है, और ग्रुप से ही जो मैनेजमेंट के जो गोल्स है वो क्या होते हैं, अचीव होते हैं। तो दैट मीन्स पीपल विल वर्क टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल्स। स्पोर्ट्स टीम की बात करें, अभी रिसेंटली इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जो था जीता, इसी साल जीता चैंपियंस ट्रॉफी। तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी अकेले रोहित शर्मा के परफॉर्मेंस से जीत लिया, क्या अकेले विराट के परफॉर्मेंस से जीत लिया, केएल राहुल के परफॉर्मेंस से जीत लिया, या श्रेयस अय्यर के, या बॉलर्स कौन थे, शमी के परफॉर्मेंस से जीत लिया? नहीं, सभी का रोल जो था वो इंपॉर्टेंट था। कोच का रोल उतना इंपॉर्टेंट था, फिजियो का रोल उतना इंपॉर्टेंट था, ट्रेनिंग स्टाफ का रोल उतना इंपॉर्टेंट था।
इवन जो प्रैक्टिस कराने वाले प्लेयर्स थे जो प्लेइंग में नहीं खेले, उनका भी रोल उतना ही था। तो मैनेजर जो था वो कोऑर्डिनेट करता है एफर्ट्स ऑफ मेनी इंडिविजुअल्स। तो एक मैनेजर दैट मींस द कोच वाज कंबाइनिंग द एफर्ट्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल एंड देन हमें जो रिजल्ट्स है वो क्या मिले, पॉजिटिव मिले, तभी सक्सेसफुल हुआ। एक बंदा उधर जा रहा है, एक बंदा उधर जा रहा है, अगर मान लो टीम में तालमेल ही नहीं है, फुटबॉल का मैच चल रहा है मान लो सपोज, तो फुटबॉल के मैच में एक प्लेयर उधर जा रहा है, दूसरा उधर जा रहा है, वो पासिंग ही नहीं कर रहे। चक दे इंडिया मूवी आप देख सकते हो तो इनिशियली क्या क्या हुआ था। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट डायनेमिक होता है। डायनेमिक का मतलब होता है इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो मैनेजमेंट में जो बेसिकली देखा जाए ना, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है हमारा वो हमेशा चेंज होता रहता है। कई बार एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं रहता, बिल्कुल 1% भी कंट्रोल नहीं रहता एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे। ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सोशल हो सकते हैं, इकोनॉमिक हो सकते हैं, टेक्निकल हो सकते हैं, पॉलिटिकल और लीगल हो सकते हैं, जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हमारी मैनेजमेंट को। अब अगर मैं आपको बात बताऊं, सरकार ने जीएसटी कम किया, राइट, और जो कार कंपनीज थी ना, कार कंपनी सरकार को रेगुलरली कह रही थी कि जल्दी से आप जीएसटी के रिफॉर्म ला दो जल्दी से, बिकॉज फेस्टिवल सीजन आने वाला है। फेस्टिवल सीजन आने वाला है तभी हम अपनी गाड़ियों को बेचेंगे, नहीं तो लोग जो है वो वेट करते रहेंगे कि हमें पता है जीएसटी कम हो जाएगा, जीएसटी कम होगा तो गाड़ी सस्ती मिलेगी, इसलिए इस साल गाड़ी परचेज ही नहीं करते। तो इनके हाथ में कुछ नहीं था, सो दे वर ट्राइंग। तो मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन हो गया, उनको उस हिसाब से अपनी प्लानिंग जो थी करनी थी। एवर थॉट कि ट्रंप जो था वो अभी रिसेंटली मोदी जी से हाथ में हाथ डाल के घूम रहा था और बाद में कह रहा है कि अब मैं टैरिफ लगा दूंगा। कितना टैरिफ? 50% टैरिफ लगा दिया। अब कितनी ज्यादा हमारे सेगमेंट जो है वो इंपैक्ट हुए, डायमंड इंपैक्ट हुआ, मेडिसिन इंपैक्ट हुआ। तो अब उन्होंने भी तो कुछ ना कुछ प्लान किया होगा, गवर्नमेंट ने भी तो कुछ ना कुछ प्लान किया होगा उनके लिए कि डाइवर्सिफाई कर दो दूसरी कंट्रीज में। तो कई ऐसी चीजें होती है जिनका कंट्रोल हमारे हाथ में होता ही नहीं है। दैट इज व्हाई बिजनेस इज अ डायनेमिक, मतलब मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, हमें उस हिसाब से जो चेंजेस है वो करने पड़ते हैं। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, हम मैनेजमेंट के फंक्शन को फिजिकली नहीं देख सकते, बट हाँ इसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। एक क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहा है मान लो सपोज, और उसकी क्लासरूम में बहुत ज्यादा शोर है, तो क्या मैनेजमेंट अच्छा होगा? देखने वाला बंदा क्या कहेगा, यार मैनेज ही नहीं कर हो रहा। पर टीचर अगर बहुत ही ज्यादा सिंसियरली पढ़ा रहा है और बच्चे ध्यान से सुन रहे, दैट मीन्स इट इज अ वेरी गुड मैनेजमेंट। वो उसको अच्छे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैनेजमेंट का जो प्रेजेंस है हर काम में देखा जा सकता है बेस्ड ऑन द ऑर्डरलीनेस एंड कोऑर्डिनेशन इन द वर्किंग एनवायरनमेंट। अगर आप ऑर्डरली काम कर रहे हो और कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हो तो मैनेजमेंट क्लियरली दिख जाएगी। कोई भी इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए ना मैनेजमेंट का वहां पे होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, राइट? यहां तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? देखो सबसे पहले होते हैं हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल, फिर होता है प्रॉफिट और फिर होता है ग्रोथ। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। 2007 में जब फ्लिपकार्ट आया, फ्लिपकार्ट का सेटअप किया गया, तो उस टाइम पे फ्लिपकार्ट का जो कंपटीशन था वो अमेजोन के साथ था। अमेजोन तो ग्लोबली जायंट जो था बन चुका था, और इंडिया में उस टाइम पे स्नैपडील भी जो था वो चल रहा था। आजकल इतना ज्यादा फेमस नहीं है। तो फ्लिपकार्ट के लिए पहले तो सबसे बड़ा जो स्ट्रगल था वो क्या था, इन दोनों कंपनीज के अगेंस्ट सर्वाइव करना। चलो इनिशियली दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट, काफी सारे इन्होंने ऑफर्स दिए, काफी सारे इन्होंने रेट्स कट किए ताकि इनके जो कस्टमर्स हैं इनके साथ जुड़ जाए। काफी लॉसेस भी हुए। बट 2018 में जब फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने एक्वायर कर दिया तो उसके बाद फ्लिपकार्ट जो था वो प्रॉफिटेबल हो गया। अब दूसरा सर्वाइव करते रहे देखो कंपटीशन के साथ, बट बाद में क्या हो गया, प्रॉफिटेबल। और उसके बाद इनकी जो ग्रोथ है वो रेगुलरली जो है वो चल रही है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो 3 गोल्स हैं वो होते हैं, पहले सर्वाइव हो, फिर पैसा कमाओ और उसके बाद ग्रोथ करो। उसके बाद आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। नाउ सोशल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है कि यार बिजनेस की कमिटमेंट होनी चाहिए सोसाइटी के लिए। बिजनेस सिर्फ एक प्रॉफिट मेकिंग एजेंसी नहीं होनी चाहिए। देयर हैज टू बी अ CSR, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोसाइटी के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट अ रीजनेबल प्राइस। सही प्रोडक्ट प्रोवाइड करो रीजनेबल प्राइस पे। अगर आप गलत प्रोडक्ट प्रोवाइड करोगे और प्राइसेस भी आपके हाई है तो यार सोसाइटी क्या ही ऑफर लेगी आपसे। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डिजायरेबल सिविक एक्टिविटीज। जैसे आप टाटा की बात करें तो टाटा हेल्थ के फील्ड पे
देन एजुकेशन के फील्ड पे बहुत ज़्यादा काम करता है, इवन इन्फोसिस भी काम करता है, इवन ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, रिलायंस है, इनका भी अपना फाउंडेशन है, ये भी काम करते हैं। तो बेसिक सिविक एमिनिटीज पे काम करते हैं। जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, इकोनॉमिक वेल्थ को जनरेट करना ताकि फ्यूचर जनरेशंस को भी बहुत सारे बेनिफिट्स जो वो देखने को मिले, सिर्फ अपने लिए वेल्थ क्रिएट नहीं करनी। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करना। हाँ, जेन्युइनली बड़ी बड़ी कंपनीज काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करती हैं और उसका बेनिफिट काफी ज्यादा लोगों को मिलता है। फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी, अगर इन केस क्राइसिस आया है तो ये जो कंपनीज है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। कोविड के टाइम पे आपने नोटिस किया होगा, टाटा ने तकरीबन 1500 करोड़ रुपए का जो फंड था वो दिया था, रिलायंस ने भी अराउंड 500 करोड़ रुपए दिए थे, और भी बहुत सारी कंपनीज ने बहुत सारा फंडिंग जो था वो किया। तो इनकी कम्युनिटी के लिए भी बहुत बड़ा जो है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, एजुकेशनल के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, हेल्थ रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और वोकेशनल मतलब स्किल रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी ये प्रोवाइड करते रहे। ना यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स और प्रोडक्शन, बिजनेसमैन कई बार क्या होता है प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ना एनवायरमेंट पे ध्यान नहीं दे पाता। अब अगर एनवायरमेंट पे ध्यान दिया जाएगा तो वो एक बहुत बड़ा सोशल ऑब्जेक्टिव है, बिकॉज एनवायरमेंट में हम सभी को रहना है, हम सभी को यूज करना है, हम सभी ने सांस भी लेना है, पानी भी पीना है। किसी का किया हुआ दूसरा बंदा क्यों भुगते, तो उस चीज का ध्यान रखना। एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, ताकि वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी अपलिफ्ट हो। तो ये कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तीसरे तरह के ऑब्जेक्टिव आते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। किसी भी इंसान का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है अच्छी सैलरी मिले ताकि उसकी फाइनेंशियल नीड्स पूरी हो सके। अगर कोई बंदा मेहनत से काम कर रहा है तो 100% उस बिजनेस को, उस पर्सन को अच्छी सैलरीज जो वो पे करनी चाहिए। प्रमोशन दो, उसका बनता, अगर वो काम अच्छा कर रहा है प्रमोशन मिलना चाहिए उसको। ट्रेनिंग मिलती रहनी चाहिए ताकि उसकी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट जो वो होती रहे। एंड उसका जो एस्टीम है वो फुलफिल होता रहे। हायर लेवल ऑफ नीड्स होती है एम्प्लॉयज की। देखो यार, हर चीज पैसा नहीं होती। जब पैसा ज्यादा बंदा कमाने लगता है फिर उसको होता है मेरा स्टेटस और बढ़े। तो स्टेटस कैसे बढ़ता है, प्रमोशंस के साथ स्टेटस बढ़ता है। तो उस तरह से देखा जा सकता है। पीयर रिकॉग्नाइजेशन, जो साथ में लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में रिस्पेक्ट जो है वो बनी रहे। गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस, सेफ वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए किसी भी काम के लिए। अगर वर्किंग कंडीशन ही नहीं अच्छी है, बंदे का मेंटल हरेसमेंट हो रहा है, तो वहां पे काम करने का कोई फायदा नहीं है। पैसा अच्छा मिल रहा है बट वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है तो वो बिजनेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी है, पैसा अच्छा नहीं मिल रहा, तो भाई वहां पे भी काम करने का कोई फायदा नहीं है। पैसा अच्छा मिल रहा है, वर्किंग कंडीशन भी ठीक है, बट उसकी अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ जो है वो नहीं हो पा रही, तो वहां पे भी काम करने का कोई फायदा नहीं है। तो हर चीज जो है वो जरूरी है। तो मैस्लो की ना एक हायरार्की थ्योरी है, अगले चैप्टर्स में आपको पता लगेगा कि किस तरह से पर्सनल के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो बढ़ते रहते हैं, तो वो बाद में देखेंगे। लास्ट टॉपिक हमारा जो आज का इस वीडियो का है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसको भी ना एक कंपनी के एग्जांपल से समझेंगे, बिकॉज बिजनेस स्टडी को अगर आप कंपनी के एग्जांपल से समझो तो बहुत अच्छा रहेगा। नाउ मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, एग्जांपल से बताऊंगा। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, बहुत अच्छा। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, फाइन। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ये 5 पॉइंट आ गए। अब हमारे पास एक एग्जांपल है अमूल का। अमूल से रिलेट करते हैं इन सभी चीजों को। नाउ मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। अमूल ने क्या किया, अमूल ने काफी सारे फार्मर्स को इकट्ठा किया, एक कोऑपरेटिव बना दिया, दैट इज आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, और उनको कहा कि जितना भी दूध आपके पास है आप एक जगह पे इकट्ठा कर दो। ओके, अब एक जगह पे इन्होंने इकट्ठा किया तो बल्क में क्या आ गया इनके पास, मिल्क आ गया। अब ग्रुप गोल क्या था, यार वो जो मिल्क है ना वो सही रेट पे सही लोगों के पास पहुंचना चाहिए। और फार्मर्स को क्या बेनिफिट मिल रहा था उसका, कि फार्मर्स को उनका पैसा मिल रहा था। दूसरी बात, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। दूध का वेस्टेज बहुत कम हुआ, क्योंकि जब एक जगह पे सारी चीज आनी शुरू होगी तो उससे वेस्टेज वाला तो दिक्कत ही नहीं रहा। अगर कोई फार्मर के पास मान लो 5 किलो या 10 किलो दूध भी है तो वो भी वो कोऑपरेटिव में जाके दे रहा है, तो एफिशिएंसी इंप्रूव होगी उसकी। अदरवाइज 5-10 किलो उसको अगर बेचने जाना है तो यार अपना व्हीकल लेके जाएगा, अलग अलग जगह पे जाके बेचेगा, थोड़ा सा बेचेगा, तो उसको बहुत ज्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। और यहाँ पे क्या चल रहा है कि एक जगह पे आओ, अपना दूध दे दो वहां पे, एंड आपका वेस्टेज भी कम हो जाएगा, एफिशिएंटली आपका जो मिल्क है वो बिक जाएगा और आपको जो बनता पैसा है वो मिल जाएगा। नाउ मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। अब अमूल ने जैसे देखा कि लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, लोगों को अब चीज भी चाहिए, लोगों को अब आइसक्रीम भी चाहिए,
लोगों को अब ये अमूल कूल दूध भी चाहिए। तो इन्होंने अपने डायनामिज्म को स्टडी करते हुए तो क्या सोचा कि यार चलो अब चीज भी बनाते हैं, आइसक्रीम भी बनाते हैं, ये अमूल कूल भी बनाते हैं, इवन स्वीट्स भी बनाते हैं। तो अपने आप को सिर्फ मिल्क तक कंसंट्रेट करके नहीं रखा, काफी सारी और चीजें की स्टार्ट इन्होंने। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। बंदे का ऑब्जेक्टिव क्या अभी आपको बताया, टू अर्न मनी। अगर सभी ने अपने पूलिंग कर दिया रिसोर्सेज को और जो कोऑपरेटिव है वो पैसा दे रही है, तो हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो रहे हैं, हमारा काम भी एक कोऑपरेटिव कर रही है, सिरदर्दी भी ज्यादा नहीं है, बस अपना मिल्क जो वहां पे देके आना है, इजी हो गया काम। एंड मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का डेवलपमेंट भी है। किस तरह से सोसाइटी का डेवलपमेंट है? अमूल एक बहुत बड़ी कंपनी है इस टाइम पे, लोगों को बहुत ज्यादा काम भी देती है, काम मिलता है तो पैसा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे तो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, एजुकेशन पे ध्यान देंगे, हेल्थ पे ध्यान देंगे। इनके पास काफी सारे लोग काम कर रहे हैं जिसका 100% इंश्योरेंस भी हुआ होगा, इनको सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स भी मिलते होंगे। तो एट द एंड देखा जाए तो सोसाइटी का भी डेवलपमेंट हो गया या नहीं हो गया? तो हर बिजनेस में जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपने एक एग्जांपल से समझ लिया। सो विद दिस हमारा पार्ट 1 इस चैप्टर का खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल।